प्रोग्रेस। जैसा कि आप जानते हैं हम जो है वो टारगेट कर रहे हैं अपने नीट के स्टूडेंट्स को, और नीट के स्टूडेंट्स के लिए हम लाए हैं रिवीजन सीरीज़। तो हमने जो है अब ये एक नई सीरीज़ चालू करी है जिसके अंदर बच्चों को पहले रिवीजन कराएंगे, फिर PYQs हम कराएंगे। तो रिवीजन सीरीज़ जो है वो इसका बार का जो टॉपिक है रिवीजन सीरीज़ का वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में जैसे आप जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये एक तरीके का एसोसिएशन होता है, 2 और 3 एटम्स। जनरली जो बॉन्ड बनता है वो 2 एटम के बीच में ही बनता है। तो 2 एटम जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं, एसोसिएट करते हैं, बॉन्ड करते हैं एक दूसरे से, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो आपको जैसे जानते हैं कि एटम जो है इंडिविजुअली अनस्टेबल होता है, तो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए अपने ऑक्टेट को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे हैं यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर ये जो है कि अट्रैक्शन फोर्स, व्हाट इज बॉन्ड? सो बॉन्ड इज द अट्रैक्शन फोर्स, बॉन्ड इज द अट्रैक्शन फोर्स। बॉन्ड जो है वो एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स होता है किसके बीच में? 2 एटम्स के बीच में। सो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एटम्स विच कैन होल्ड देम टुगेदर एज अ मॉलिक्यूल आयन इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन जो है वो सिंपल है। तो केमिकल बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर, ये एक तरीके से है। अब इसके अंदर ये है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है तो सिस्टम स्टेबल होता है। कोई भी सिस्टम जब स्टेबल होता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये यूनिवर्सल है। और बॉन्ड ब्रेकेज इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है ये एक्सोथर्मिक है और बॉन्ड ब्रेकेज जो है ये एंडोथर्मिक होता है। तो ये आप ध्यान रखें, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकेज इज एंडोथर्मिक। अब यहाँ पे जैसे ये बताया गया कि एक हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ये आइसोलेटेड फॉर्म में है और ये जो है बॉन्ड बन गया तो ये बॉन्डेड टुगेदर हो गया। मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। तो जब भी बॉन्ड बनता है चीज़ जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, इसको आप ध्यान रखें। तो ये इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स हैं और यहाँ पर जो है ये मॉलिक्यूल बन गया। तो मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एटम्स। अब होता ये है कि एटम की पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है और मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। स्टेबिलिटी जो है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। जैसे आप किसी पत्थर को ऊपर ले जाएं तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होती चली जाएगी, वो हमेशा नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो आप ऊपर नीचे से ऊपर कोई चीज़ ले जा रहे हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी स्टेबिलिटी कम होगी। तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, या फिर एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज काइंड ऑफ स्टोरेज एनर्जी। और यहाँ से आप उसको याद कर लीजिए, क्या कि हमने एटॉमिक सेक्शन में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी एंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक तरीके से स्टोरेज एनर्जी ही होता है। पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने से स्टेबिलिटी कम होती है। जितनी ज़्यादा आप एनर्जी देंगे सिस्टम को उतना ज़्यादा वो अनस्टेबल होता रहेगा, और सिस्टम जितना एनर्जी को रिलीज कर देगा उतना सिस्टम स्टेबल होता रहेगा। तो जब भी एटम कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनने में तो स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं, और स्टेबिलिटी को अचीव करते करते वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करते रहते हैं। इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नाउ केमिकल इज कॉल्ड एज बॉन्ड। अब जितनी भी एनर्जी निकली, नाउ अभी आपको बताया गया बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो जितनी एनर्जी निकली है बॉन्ड फॉर्मेशन में दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड, तो जनरली हम जो है वो यहाँ पर जितना भी चीज़ लेते हैं वो 1 मोल के हिसाब से लेते हैं। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स। तो 1 मोल बॉन्ड जो है बनता है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी को आप ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि अगर बॉन्ड एनर्जी जो है बॉन्ड एनर्जी एक्सोथर्मिक है तो उसका उल्टा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या है कि 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बस साइन का फर्क है। अगर बॉन्ड एनर्जी एक्सोथर्मिक है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी, बस, लेकिन वैल्यू बराबर होगी। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आपने देखा होगा लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस at infinite distance comes together to form 1 mole of crystal lattice, 1 mole of ionic compound.
तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस कम्स टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, और इसका उल्टा जो है वो क्या होता है कि व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयन, amount of energy absorbed when 1 mole of ionic crystal is dissociated into its ion at infinite distance। तो अगर 1 मोल आयनिक कंपाउंड है, उसको आयंस को तोड़ के आप इनफाइनाइट डिस्टेंस में ले जाएं ताकि इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन ना रहे, उस टाइम पे जो एनर्जी लगेगी 1 मोल आयनिक सॉलिड को तोड़ के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसके आयंस को ले जाने में जो एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सॉरी क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, वो लैटिस एनर्जी कहलाएगी। तो लैटिस एनर्जी दोनों टर्म में होती है। लैटिस एनर्जी एब्जॉर्ब जब आपने आयनिक कंपाउंड को तोड़ के आयंस में अलग अलग कर लिया इनफाइनाइट डिस्टेंस में, और लैटिस एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो दोनों तरीके से होती है। ऐसी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी मैग्नीट्यूड में बराबर है, बस साइन का उल्टा है। बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज 1 मोल ऑफ बॉन्ड, अब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी व्हेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज डिसोसिएटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। तो वहां पर वो चीज आपको ध्यान रखनी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में क्या फर्क है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑलवेज एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड एनर्जी ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने बॉन्ड एनर्जी के बेस पे पढ़ा। अब नेक्स्ट जो है ये अट्रैक्शन बिटवीन द एटम बॉन्ड। अब ये है कि बॉन्ड एनर्जी अगर बढ़ेगी तो जितना ज्यादा एटम्स जितना ज्यादा पास में आएंगे बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा उतना स्टेबल हो जाएगा, जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा उतना एनर्जी रिलीज होगी, जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो ये आप ध्यान रखें कि बॉन्ड एनर्जी अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ेगी। आपको अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है तो बॉन्ड ब्रेकेज में भी वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, बस ये बात ध्यान रखनी है। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, बस साइन का फर्क है। बॉन्ड एनर्जी जो है वो एक्सोथर्मिक होगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो एंडोथर्मिक होगी, बस यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब बॉन्ड स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने बताया आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, इसको ऊपर ले लें, इसको ऊपर ले लेते हैं। तो ये हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। सो कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये 6 हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और 3H2 बन गया। अब इधर डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये 600 किलो जूल निकला। अब क्योंकि 3 मॉलिक्यूल बना है, 3 मॉलिक्यूल, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज, एक मोल बॉन्ड बना है, हमें एक H2 बनाना है, एक H2 बना, एक मोल H2 बना, तो एक मोल H2 के अंदर एक मोल बॉन्ड होगा, क्योंकि एक H2 के अंदर एक बॉन्ड होता है, तो एक मोल बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज बॉन्ड एनर्जी। तो ठीक है, जैसे ये जो है ये तो एनर्जी ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये तो एनर्जी ऑफ रिएक्शन है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्शन है, ये पूरा रिएक्शन है। अब यहाँ पर जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन बना है, इस पूरे रिएक्शन में जो है 600 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई। तो हमें तो पता है कि बॉन्ड एनर्जी मुझे निकालना है, तो बॉन्ड एनर्जी 1 मोल के लिए होती है, 1 मोल बॉन्ड के लिए, और 1 मोल बॉन्ड H2 के अंदर होगा, एक H2 के अंदर होगा, तो 3 H2 के लिए 600 किलो कैलोरी रिलीज होती है, तो एक H2 के लिए फिर 200 होगी, क्योंकि 600/3, तो एक H2 के अंदर कितना जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज 1 मोल बॉन्ड, और 1 मोल बॉन्ड के लिए जो एनर्जी है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ठीक है इंपॉर्टेंट, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। सो ऑन द बेस ऑफ गिवन ट्रांसफर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 200 किलो कैलोरी, 200 किलो कैलोरी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गया, ये थर्मोडायनेमिक्स में भी आ सकता है और बॉन्ड एनर्जी के अंदर भी आ सकता है, तो इसलिए ये आ गया। अब ना बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज, अब ये देखो साइन, बॉन्ड एनर्जी जो है वो H2 का कितना है -200, जैसे आपको बताया बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बॉन्ड एनर्जी रिलीज एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी, तो मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज -200, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 इज +200। बस वो लेटिस एनर्जी वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेटिस एनर्जी
जब कंपाउंड बनेगा, जब क्रिस्टल लैटिस बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब टूटेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। बस वही कॉन्सेप्ट है हमारा। तो इंग्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और जल्दी जल्दी जो है नया नया जो है चैप्टर सीखते रहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि इन विच ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म। तो मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल किसमें बनेगा, तो जिसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। तो एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है नीट और जेई में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होता है जिसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 50 किलो कैलोरी है, -700 और -10। ये चल क्यों नहीं रहा है, इसको चलना चाहिए। ज़्यादा जल्दी की वजह से ये घबरा गया है, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ चला गया, ये आ गया है, ये आ गया। तो -700 और -10 किलो कैलोरी, -100, तो -700 किलो कैलोरी वाला जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो P+Q सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, अब बॉन्ड बनता ही क्यों है, तो वो जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया है वो लेविस डॉट कॉन्सेप्ट है कि लेविस ने बताया कि बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि कोई भी एटम जो है वो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है और वो शेयरिंग करना चाहता है, तो इसलिए दोनों जो है वो शेयर कर लेते हैं और बॉन्ड बन जाता है। तो ये हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन का जो है कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं इसको, बॉन्ड बनता ही क्यों है। टू गेन स्टेबिलिटी एटम कैन फॉर्म केमिकल बॉन्ड, सो एन एटम कैन गेन स्टेबिलिटी बाय फॉलोइंग टू कंप्लीट ऑक्टेट एंड टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। तो यही है कि मेन जो है वो कंप्लीट ऑक्टेट। बॉन्ड क्यों बनता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए। ऑब्वियस है कि चीज़ जब भी बॉन्ड बनेगा तो चीज़ स्टेबल होगी, और चीज़ स्टेबल होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये दोनों जो हैं आंसर सही हो जाएंगे। कभी आपको ऑप्शन में पूछे कि बॉन्ड क्यों बनता है, तो बॉन्ड इसलिए बनता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड टू डिक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी एंड टू अचीव स्टेबिलिटी, ये भी है। अगर तीनों ऑप्शन है तो ऑल आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक यहाँ तक रहा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है ना। मैकेनिज्म ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, अब मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म के हिसाब से यह है कि हम ये मानते हैं कि पहले जनरली हम ये मानते हैं कि चीज़ों की एनर्जी जीरो रही होगी, क्योंकि एनर्जी का जो रेफरेंस है वो जीरो हम मानते हैं, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो एटम की जीरो रही होगी, जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो जीरो रही होगी। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जब उसे खींचेगा तो एनर्जी जो है उसकी कम होती चली जाएगी। तो पहले जीरो थी, अब एनर्जी कम हो गई तो एनर्जी रिलीज कर देगा, तो उसकी एनर्जी नेगेटिव में है। ऐसी ये है कि दो एटम जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, तो इनके बीच में कोई भी एनर्जी नहीं है। जब ये पास में आएंगे तो इंट्रैक्शंस होंगे, इंट्रैक्शंस की वजह से है एनर्जी बनती है। तो इनके इंट्रैक्शन जो है दो एटम के वो चार तरीके से हो सकते हैं कि इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो दो तरह के रिपल्सिव न्यूक्लियर, इंटरन्यूक्लियर जो फोर्स है दैट विल बी रिपल्सिव, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो फोर्स है दैट विल आल्सो बी रिपल्सिव। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस और इसका जो इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्टिव होगा, और इसका न्यूक्लियस उसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव होगा। अब टोटल सम जो है फोर्सेस का, अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया तो एटम पास में आ जाएगा, और अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया तो एटम जो है वो दूर चला जाएगा और बॉन्ड नहीं बनेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व से हम इस चीज़ को समझाते हैं। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। तो ये तो बस यही है कि अगर जो बॉन्ड, तो चार तरह के फोर्स हैं, अगर ये टोटल सम ऑफ फोर्सेस, अगर टोटल सम ऑफ फोर्सेस देखें तो ये है टोटल सम ऑफ फोर्सेस। तो ये है कि हमारा अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है रिपल्शन से तो बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर रिपल्शन ज़्यादा हो गया, अगर वो रिपल्सिव फोर्सेस जो है उनका सम जो मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा हो गया तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा आफ्टर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। आफ्टर केमिकल बॉन्ड, अब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जब बॉन्ड बन जाता है तो वो जो है एक नल पॉइंट पे आ जाता है, तो उस टाइम पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस लगभग बराबर है। हालांकि स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज़्यादा बढ़ गई है बॉन्ड फॉर्मेशन से, स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन बॉन्ड आफ्टर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बराबर होते हैं। ये आप पॉइंट ध्यान रखें, हाँ ठीक है। तो ऑल दिस, अब इसको जो है ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आप छोड़ो आप, ठीक है। तो ये ग्राफ से रिप्रेजेंट है। अब ग्राफ से जो है यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ये जैसे कोई दो एटम है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा और इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन के होना चाहिए, ये पास में आ रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये बिल्कुल इतना पास में आ जाते हैं कि अब, और यहाँ पर इनकी पोटेंशियल है, जब ये पास में आएंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, अट्रैक्टिव जब ये पास में आएंगे तो स्टेबल होते चले जाएंगे, स्टेबल होते चले जाएंगे तो एनर्जी जो है ये डिक्रीज होती जाएगी। अब ये मिनिमम पॉइंट ऑफ एनर्जी है, यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया है, तो ये जो है ये
डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, हमने माना था इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये लाइन जो है पैरेलल हो जाएगी इसके, और ये जो है ये एनर्जी है, ये एनर्जी का कर्व है, एनर्जी, ये एनर्जी है, एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी जो है ये मिनिमम है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन पे एनर्जी जो है ये सिस्टम की मिनिमम हो जाती है। अब यहाँ पे ये दोनों स्टेबल हो गए, यहाँ पे आके ये रुक जाएगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स बिकम्स इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन इसके बाद भी अगर आपने इसको दबा दिया तो रिपल्सिव फोर्स एक्सीड्स इनफाइनाइटली, एकदम से बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज बट वेरी स्ट्रांग फोर्सेस। तो जैसे आपने दो एटम आपस में आके स्टेबल हो गया, यहाँ पे आके रुक गया है, इस पे बिल्कुल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके रुक गया, ये बॉन्ड लेंथ कहलाती है। जहां पर इसकी एनर्जी जो है मिनिमम हो जाएगी, ये बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। ये आर जो है ये जो डिस्टेंस है आर, ये बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। तो आर यहाँ बनेगा और एनर्जी जो है ये बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। अब ये जो है यहाँ पर जितनी एनर्जी रिलीज कर दी इसने बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। लेकिन इसके बाद अगर आपने रेडियस को, मतलब इसके बाद जो है एटम के डिस्टेंस को अगर कभी कम करना चाहा, दबाना चाहा, तो क्या हो जाएगा, ये एकदम से फिर ब्लास्ट हो जाएगा और फिर ये जो है ये एटम जो है टूट जाएगा, इसकी एनर्जी जो है एकदम से बढ़ जाएगी। क्योंकि जब एटम जो आके स्टेबल हो गया, इसको फिर आप कंप्रेस करोगे तो एक न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, और न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रांग फोर्स, तो दोनों न्यूक्लियस को भगा देगा। तो इसकी वजह से फिर मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये डिस्टेंस और एनर्जी के बीच में है, और ये जो बॉन्ड एनर्जी जो है ये नेगेटिव होती है, यही पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी भी, क्योंकि ये एक तरीके से स्टोरेज एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज एनर्जी होती है, मतलब मॉलिक्यूल पास में आ गया, इसके अंदर जो एनर्जी बची दैट इज स्टोरेज एनर्जी, और इसके बाद अगर आपने प्रेस कर दिया तो फिर ये टूट जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व, इसको पोटेंशियल एनर्जी वेल भी बोलते हैं, क्योंकि कुएं जैसा दिखता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी, ये एनर्जी नेगेटिव और ये डिस्टेंस। तो यहाँ पर जहाँ पर बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड जहाँ पर बन रहा है, ये यहाँ पे एनर्जी मिनिमम है, वो जो है ये डिस्टेंस, ये बॉन्ड लेंथ कहलाता है। और एनर्जी के टाइम पे ये जो एनर्जी है ये बॉन्ड एनर्जी कहलाएगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से ये आपको, हाँ। अब बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। दो एटम्स जो आपस में आके बॉन्ड बना चुके हैं, इनके बीच का न्यूक्लियर डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। अच्छा, वो बॉन्ड लेंथ का आधा कर देंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस, जो आपको मैंने एटॉमिक उसमें पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया। एटॉमिक रेडियस से आप वो भी याद करेंगे, कोवेलेंट रेडियस हमेशा जो है एटॉमिक रेडियस से ज़्यादा होता है। कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, फिर एटॉमिक रेडियस, या वो कोवेलेंट, सबसे पहले वॉन डेर वाल रेडियस, सबसे पहले है हमारा वॉन डेर वाल रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस ये सबसे बड़ा होता है। फिर हमारा मेटेलिक रेडियस, और इसको क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं, क्रिस्टलाइन रेडियस। और इसके बाद जो होता है हमारा कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस होता है। तो ये यहाँ पर ध्यान है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट आया, तो ये जो है ये आधा होता है, मतलब कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में, तो बॉन्ड एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वेयर द केमिकल बॉन्ड विल बी फॉर्म। तो ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो जितना एनर्जी डिक्रीज होगी उतना ज़्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। अब यहाँ पर जो है ये दो इन्होंने दे दिया है, एक बार में जो है ये ए बी, कलर ले लेते हैं नीला, ये जो है ये यहाँ पर ए बी है, ए बी का बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे आगे कम हो गया, फिर ये ऐसा, ये ए बी का कर्व है। और एक जो है वो हम ले लेते हैं पिंक, ये आ गया, ये यहाँ पर है। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा कम हुई है, पी क्यू की एनर्जी जो है वो ज़्यादा कम हो गई है। अब पी क्यू ज़्यादा एनर्जी कम हो गई, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा निकली है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा निकली है, तो बॉन्ड एनर्जी एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा इन केस ऑफ पी क्यू। सो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन ग्राफ, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, स्टेबिलिटी ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ पी क्यू। स्टेबिलिटी ऑफ, ये यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो यहाँ पर देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर ये वाला आ गया। तो इस ग्राफ के हिसाब से हम बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ पी क्यू इज ग्रेटर देन ए बी, हाँ ये सही है, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी ऑफ पी क्यू इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन बी एल, बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी, हाँ ये भी सही है, क्योंकि ए बी जो है वो कम स्टेबल है, कम स्टेबल है, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड लेंथ, तो इसके कर पे हम बॉन्ड लेंथ भी का भी एक आइडिया ले सकते हैं। अगर एनर्जी कम डिक्रीज हुई है तो एटम जो है वो दूर दूर ही रुक गए हैं, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और ज़्यादा एटम पास आ गए, एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज हुई है तो एटम ज़्यादा पास आ गए, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई है। तो आपको पता होना चाहिए ये कि बॉन्ड लेंथ, ये जो है हमारा कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ फिर कम होगी, और बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, और स्टेबिलिटी कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ कुंचम जो है ये बॉन्ड के हिसाब से है। अब ये यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल फर्स्ट एंड सेकंड ऑन द बेस ऑफ गिवन ग्राफ करेक्ट स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ, ठीक, ग्रुप 1 रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाँ, तो ये अब ये यहाँ पर जो है दो मॉलिक्यूल है। देखिए क्या होता है जब हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो है ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो ये दो हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पर ये सेम अगर पैरेलल स्पिन में आते हैं तो ये इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऐसा होगा, और अपोजिट स्पिन में आते हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगा। तो ये नीचे वाला जो है कर्व ज़्यादा स्टेबल है, उस हिसाब से ये है। ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है, दूसरा वाला कम स्टेबल है। ये आपको पूछा गया कि सिमिलर स्पिन में कौन सा बन रहा है, तो सिमिलर स्पिन में ये बन रहा है, क्योंकि सिमिलर स्पिन जो है रिपल्शन करेगा, अपोजिट स्पिन वाला जो है अट्रैक्शन करेगा, ठीक है। ये हमारा ये इसके अंदर इसके ऐसा भी। तो लेविस सिंबल तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसमें पढ़ने का कोई ज़्यादा बात नहीं है, बस आपको बता देता हूँ। कार्बन के अंदर 4 होते हैं। अब लेविस का जो कॉन्सेप्ट है वो पेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, या तो लोन पेयर होगा या तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। दो ही कॉन्सेप्ट लेविस जो है वो लोन पेयर। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पीशीज विच फॉलो ऑक्टेट रूल येट दीज आर क्वाइट स्टेबल नोन एज एक्सेप्शन, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीशीज फॉलोज ऑक्टेट रूल। डुप्लेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कुछ जो है वो डबलेट बनाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम जो है H2 और He, ये जो है डबलेट रहता है इनके, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर कॉल्ड एज लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जैसे BCl3 है, AlCl3 है, दीज आर BeH2 है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो है वो लेविस एसिड कहलाती है, बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर, ठीक है। तो वो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लेविस एसिड। और आफ्टर इलेक्ट्रॉन ऑफ Ca, वैलेंस बॉन्ड माइनस Ca, ठीक है ना, आउटर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, ठीक है। तो ये Bf2 जैसे ये है Bf2, तो V इक्वल टू, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन ना सुपर ऑक्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंपाउंड वो होते हैं जिसमें जो है वो 8 से ज़्यादा हो गए, जैसे PCl5, SF6, IF7, ये 8 से ज़्यादा हैं, ये भी एक्सेप्शन है। तो दीज आर एक्सेप्शन। जैसे SO3 है, SO3 में जैसे 12 हो गए, HCF5 प्लस है तो इसमें 12 हो गया, SF6 2 माइनस तो 14, SF6 भी हो जाएगा, PCl5 माइनस, ये सब जो है एक्सेप्शन है। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो SiH, ये अब यहाँ पर जैसे ये है कि आपको ये बताना है किसका जो है एक्सेप्शन है, तो BrF5 ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। NH4 प्लस तो वो तो सिंपल सा है, ऑक्टेट रूल में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल, ठीक है। IF3 है ये। आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 और 3 फ्लोरीन आ जाएंगे, तो 3 शेयरिंग कर लेगा, तो इसके अंदर 10 हो गए, ठीक है। तो ये तो बचा क्वेश्चन है, लीस्ट लेविस बेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एक्ट एज लेविस बेस। तो लेविस बेस वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है, अब OH, ठीक है। तो लेविस बेस आर द स्पीशीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एक्ट एज लीस्ट लेविस बेस पूछा है, लीस्ट। तो ये क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे लीस्ट पूछा हुआ है, लीस्ट। तो लीस्ट मतलब सबसे कम बेसिक कौन सा है, तो ये हमारा जो है ना BCl3, ये लेविस एसिड है बल्कि बेस नहीं है। बाकी जो है इनके ऊपर लोन पेयर हैं, जैसे OH के ऊपर लोन पेयर है तो वो दे सकता है, PH3 के ऊपर, फॉस्फोरस के ऊपर भी लोन पेयर है तो वो डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है तो डोनेट कर सकता है। तो लोन पेयर डोनर्स आर लेविस बेस, लेकिन लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर लेविस एसिड। लेकिन BCl3 जो है ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, तो ये लीस्ट बेसिक हो गया, इसलिए ज़्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर। So in the combination of atom, they can achieve in their octet cell, they can achieve more than 8 electron in their outer.
दे कैन अचीव 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे कैन डैश देयर पोटेंशियल एनर्जी गेन स्टेबिलिटी, ठीक है ना, दे कैन डिक्रीज, ठीक है, दे कैन डिक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी। तो इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम के अंदर जब भी एटम जो है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या है, तो इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, ये हमारा जो है ये यूनिवर्सल है, दे कैन डिक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी, ठीक है, दे कैन अचीव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोशन, हाँ कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, भाई ये सही नहीं है, दे कैन अचीव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, दे कैन अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स, कर भी सकता नहीं भी कर सकता। तो बॉन्ड जो है वो उसके अंदर यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो है वो जब भी बॉन्ड बनेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो अलग चक्कर है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से कम भी आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन में भी वो स्टेबल हो सकता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन लेके भी स्टेबल हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम सिस्टम में भी स्टेबल हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन में भी स्टेबल हो सकता है और 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा में भी स्टेबल हो सकता है। लेकिन जब भी बॉन्ड बनेगा तो स्टेबल तो होगा ही होगा। तो ये हमारा जो इसका क्वेश्चन का जो है आंसर वो ये हो जाएगा कि वो स्टेबल तो होगा ही होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, अब केमिकल बॉन्ड जो है वो बहुत तरह के होते हैं, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है वीक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग जो केमिकल बॉन्ड है वो एक तो हमारा आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो बॉन्ड है, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, तो इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलता है। तो आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इसको फिर उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट जो है वो लगभग बराबर होते हैं। कोवेलेंट कोऑर्डिनेट में वन साइडेड शेयरिंग होता है और कोवेलेंट में बोथ साइडेड शेयरिंग होता है। और हमारा वीक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन डेर वाल फोर्स जो है ये वीकेस्ट है। वॉन डेर वाल फोर्स जो है ये मॉलिक्यूल्स में होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ होता है जहाँ पे हाइड्रोजन इज अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फोनकॉल, ठीक है। तो ये हमारा इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, ये इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं। वॉन डेर वाल फोर्स जो है इंटर मॉलिक्यूलर है, हाइड्रोजन भी इंटर मॉलिक्यूलर हो सकता है, लेकिन ये जो मेटेलिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट और आयनिक जो है ये इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है, ये एटम्स के बीच में ही होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है, हाँ एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एटम में भी हो सकता है। या वॉन डेर वाल फोर्स जो है ये भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जो है इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट है। आयनिक बॉन्ड जब बनता है जब कोई इलेक्ट्रॉन कोई जो स्पीशीज है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन में बनती है और दूसरी स्पीशीज जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन में बनती है, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट है, इलेक्ट्रोवैलेंट। अब इसको जो है आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं और इनके बीच में है जो कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि जब भी आयंस बनता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब दो अपोजिट फील्ड जो है आपस में अट्रैक्ट करती हैं, यानी कैटायन और एनायन आपस में अट्रैक्ट करेगा और ये पास में आ जाएगा और उससे क्रिस्टल लैटिस बनेगा, तो जहाँ पे लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एटम टू अ नॉन मेटल एटम इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। तो जनरली जो है ये आपको पता है कि मेटल एटम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। तो यहाँ पर ये तो जैसे इन्होंने बताया कि सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लिया 281 और फिर ये क्लोरीन है तो इसका 287, फिर इसका 1 जो इलेक्ट्रॉन है इसके 7 में आ जाएगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गया, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गया, तो वो कैटायन बन गया और ये एनायन बन गया। अब कैटायन एनायन आपस में पास में आएगा और ये फिर एक मोल आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म के दौरान एटम जनरली अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने का एक तरीका ये है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड जब भी बनता है 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द आयनिक बॉन्ड। तो मेटल एटम अमोनियम एंड फॉस्फोनियम आयन, तो मेटल जो है वो कैटायन बनाता है, कुछ कैटायन जो है हमारे अमोनियम आयन और फॉस्फोनियम आयन भी हैं विल कंटेन आयनिक बॉन्ड। तो जिसमें मेटल एटम हो, अमोनियम आयन हो या फॉस्फोनियम आयन हो, वो जो कंपाउंड हैं वो आयनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल एटम, अमोनियम आयन एंड फॉस्फोनियम आयन आर कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर इंसुलेटेड एट रूम टेम्परेचर, या ionic compounds are solid at room temperature because of reason absence of ions। क्या है, ionic compounds are insulated at room temperature, solid state, absence of ions, ठीक है। ionic ये तो पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, ठीक है।
तो आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। हाँ, ये आप जो है आयनिक कंपाउंड का जो कंडक्टिविटी स्टेट है ये आप देखें कि आयनिक कंपाउंड जो है मॉल्टन स्टेट में, मॉल्टन के अंदर जो है वो कम होता है, एक्वस में सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले एक्वस लिखना है। तो कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा होती है एक्वस में। आयनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है एक्वस में, एक्वस के अंदर सबसे ज़्यादा, फिर मॉल्टन स्टेट में, फिर सॉलिड स्टेट में। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी होती है मूवमेंट ऑफ चार्ज की वजह से, और आयनिक कंपाउंड के अंदर चार्ज जो है वो आयंस हैं, ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर जितना जल्दी आयंस मूव करेगा, तो सॉलिड में तो क्या होते हैं, वो पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है पर यूनिट एरिया, तो उनका मूवमेंट जो है वो बहुत कम होता है। मॉल्टन में जो है वो थोड़े से एक्सपेंड करके दूर दूर चले जाते हैं, और दूर दूर जाने की वजह से वो थोड़ा सा मूवमेंट शो कर सकते हैं, तो मॉल्टन में थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी आ सकती है, लेकिन वो भी ना के बराबर होती है। लेकिन एक्वस में तो आयंस हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, उनके बीच में वाटर आ जाता है, तो आयंस के बीच में इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है। दे कैन मूव इंडिपेंडेंटली, तो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। इसलिए अगर NaCl सॉलिड है, उसमें से आप कैथोड एनोड लगाओगे तो करंट पास नहीं होगा। NaCl अगर मॉल्टन है तो उसमें कैथोड एनोड लगाओगे तो हल्का सा करंट पास हो सकता है, और NaCl मॉल्टन है तो उसमें तो करंट का झटका लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा करंट पास हो जाएगा अगर NaCl एक्वस है। तो एक्वस स्टेट में सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड के एक्वस स्टेट में सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट, क्योंकि एक्वस में आयंस आर फ्री टू मूव, क्योंकि उनके बीच में वाटर आ जाता है। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा। ठीक है, विच आर फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड कंटेन आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस जो है वो पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस, जैसे इसके अंदर 18 10 18 10 18 18 10 18, ठीक है, तो इसके अंदर वैसे करना है कि कौन कौन से आयंस हैं। इसमें पोटेशियम आयन और ऑक्सीजन आयन, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं। इसमें कैटायन 18 एनायन 10 10। अब इसमें कैटायन 18 एनायन भी 18, और उसमें कैटायन 10 और एनायन 18, तो इसमें ये दोनों हैं, कैटायन और एनायन में दोनों में 18 18 है। तो यहाँ पर ये आपको देखना है, इसमें कैटायन और एनायन में दोनों में 18 18 है। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस, ये जो कंपाउंड है इसके अंदर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जैसे Ca2+ और Ca2+ और आर्गन और पोटेशियम प्लस, ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं। लेकिन वो कंपाउंड जिसके अंदर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस होंगे, तो कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड के अंदर कैटायन और एनायन दोनों को देखना पड़ेगा। तो आयनिक कंपाउंड कंटेनिंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस, तो इसमें Ti4+ और 4Cl-, तो वो 4 नहीं देखना है आपको, सिर्फ ये Cl- देखना है। Cl- में 18 और Ti4+ में ये भी 18, तो इसके कैटायन एनायन, ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों ही आयंस आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, कैटायन भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है और एनायन भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन हमको लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंटेन आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस, तो उसके अंदर भी जैसे पोटेशियम K2, तो वहाँ K+ हो जाएगा, K+ मतलब ये हो गया 19 का 18, और ये S-2 है तो 18, ये भी आ गया। फिर Ca2+, तो Ca2+ वो आ गया 18, फिर Cl- ये भी 18 आ गया, फिर Na+, तो ये आ गया 10, और H-, तो ये आ गया 2, तो ये नहीं होगा, इसके अंदर दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो इसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस नहीं हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज इंसुलेटेड एट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, तो यहाँ सॉलिड जो है वो आपको देखना है। तो इंसुलेटेड जो है सॉलिड, ये सॉलिड जो है ये इंसुलेटेड है, ये तो एक्वस आ गया। अब ये भी एक्वस आ गया, और ये भी NaNO3, ये भी इनको एक्वस देना चाहिए, एक्वस देना चाहिए, मॉल्टन देना चाहिए, जब जाके हो पाएगा। सॉलिड स्टेट जो है वो आयनिक कंपाउंड का, सॉलिड स्टेट जो है वो आयनिक कंपाउंड का वो इंसुलेटर होता है, लेकिन एक्वस स्टेट जो है वो तो कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आ गया। नाउ इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी इज नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड। So number of ionic bond formed by an ion is called as electrovalency. Number of ionic bond formed by any ion is equal to the magnitude of charge. तो वही चार्ज जो है वही इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी सोडियम की कितनी है, +1, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जितना चार्ज, जितना इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये जितना इलेक्ट्रॉन दिया, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसीलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इनको, आयनिक कंपाउंड को। जैसे यहाँ पर फ्लोराइड है, फ्लोराइड है, तो इसमें -1, तो इसकी वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी में बस आपको मैग्नीट्यूड देना होता है, नेचर नहीं देना होता। अगर वो प्लस चार्ज है तो
ओनियम लगता है, और माइनस चार्ज है तो आइड लगता है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, अमाइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, और ये एसीटेट आयन, और ये बाइकार्बोनेट, और ये ऑक्साइड, ये O2 माइनस, ये वेरी इंपॉर्टेंट, O2 माइनस, इट इज सुपर ऑक्साइड, और ये नाइट्रेट, इन सब में वैलेंसी जो है, इलेक्ट्रोवैलेंसी वो 1-1 है। इन सब की इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है ये 1-1 है, ठीक है, इन सब की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1-1 है। जो जो चार्ज 1 है तो 1-1 है। अब चार्ज अगर 2-2 आ गया तो वो इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 2-2 आ जाएगी। चार्ज अगर 2-2 आ गया तो वो इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 2 आ जाएगी, 2 तो इन सब की इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 2 है, ठीक है, इन सब की इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 2 है, ठीक है। फिर ये ऐसी यहाँ पर ये E33 आ गई, ये फॉस्फाइड आयन, और ये वो अजाइड आयन था, ये नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, फिर ये बोरेट, ठीक है। हाँ ठीक है। अभी इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ नॉन मेटल, तो ये इसके अंदर तो पॉजिटिव होता है, जैसे इसका +3 है, इसका +1 है, +2 है, तो ये तो इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो ये अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लिखते हैं कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो वो इलेक्ट्रोवैलेंसी से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, वो भी आपको पता है, जैसे Cu2+ और Cl-, तो इसका -1 इधर आ जाएगा और इसका 2 जो है ये इधर आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CuCl2, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर बोलूँ NO3- और ये बोलूँ Al3+, तो इसका 3 जो है ये इधर आ जाएगा, होल ब्रैकेट के बाद 3, और इसका 1 जो है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AlNO3 होल थ्राइस, तो एल्युमिनियम नाइट्रेट ये बन जाएगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला तो अब बनाना आपको आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती हैं वैलेंसीज, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती हैं वैलेंसीज, तो ये x और ये by, ठीक है ना, तो x इधर और by इधर, तो AX/BY ये आ जाएगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी सिमिलर आती है तो, हाँ अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी सिमिलर है तो वो क्रॉस हो जाती है, फिर मल्टीप्लाई करके आप कॉमन डिवीजर से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा। जैसे Al3+ और N3- ये जो है Al3+ और N3- ये जो है, जैसे Al3+ और N3-, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा Aln, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ ये इसके अंदर, तो अगर दोनों सेम है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, इन दोनों में -2 है, +2 है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐसी मैग्नीशियम सल्फेट, और ये फार्मूला ऑफ मेटल बोरेट, तो बोरेट होता है BO3-, बोरेट होता है BO3 3-, तो बोरेट ध्यान रखें आप, बोरेट होता है BO3-, बोरेट BO3-, जैसे H3BO3 होता है, H3BO3, ये बोरिक एसिड, तो इससे बना है बोरेट, इससे याद कर सकते हो BO3-, + 3H+, तो बोरेट होता है BO3-, ये बोरेट आयन, उसको थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ मेटल बोरेट इज M3BO3, देन फॉर्मूला ऑफ इट्स एजाइड होता है N3-, एजाइड होता है N3-, तो जैसे बोल रहा है, तो यहाँ मेटल का 3 है और उधर भी 3 है, तो मेटल के ऊपर +3 होगा, तो ये हो जाएगा इसका उसका 3, तो Al3, ठीक है ना, तो ये M3 आ जाएगा, ठीक है, तो Mn3 ये आ जाएगा, क्योंकि उधर भी 1 इधर भी 1, तो ऐसे इधर भी 3 है इधर भी 3 है, जैसे M3+, और ये BO, सॉरी एक मिनट रुको, इधर क्या है, कैसे करा इन्होंने, ये देखो, अब इधर जो बोरेट का जो फॉर्मूला है ये दिया हुआ है M3BO3, मतलब क्या है कि M3BO3, BO3 जो है वो 1 है, मतलब ये है, इससे बना होगा M+BO3-3-, जब ये 3- इधर आएगा और ये प्लस उधर जाएगा तो ये चीज़ बनेगी M3, यानी मेटल के ऊपर जो है ना +1 चार्ज है, इसके हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से मेटल के ऊपर +1 चार्ज है, और एजाइड जो होता है, एजाइड के ऊपर N3- -1 होता है, तो मेटल के ऊपर भी +1 चार्ज है और इसके भी, तो Mn3 ये इसका एजाइड का जो है फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, तो ये Mn3 ये एजाइड का फॉर्मूला, ठीक है, तो ये फॉर्मूले से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अ मेटल M बिलोंग्स टू सेकंड A ग्रुप,
and a non-metal X belongs to 5A group, then formula of the ionic compound. सेकेंड ए, ठीक है ना। तो सेकेंड ए में हमारे क्या है, सेकेंड ए में सेकेंड वैलेंसी और फिफ्थ के अंदर जो है वो 3 वैलेंसी। सेकेंड जो ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल, अब उनकी वैलेंसी +2 होती है, और फिफ्थ ग्रुप, फिफ्थ मतलब वो 15 ग्रुप हो गया, क्योंकि वो मैंडलीव का दिया हुआ है। मैंडलीव के हिसाब से फिफ्थ ग्रुप 15 ग्रुप हो गया लॉन्ग फॉर्म पीरियड हो गया, और 15 ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन फैमिली है। तो इसका तो हो जाएगा, सेकेंड ए वाले का तो हो जाएगा M2+, सेकेंड ए वाले का हो जाएगा M2+, और वो 15 वाले का हो जाएगा X-3, तो ये हो जाएगा M3X2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आंसर, फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज M2X3 देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अब देखो इसमें भी क्या है, इसमें क्या है, फॉर्मूला जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है M2X3, मतलब इसके हिसाब से क्या है कि M जो है वो 3+ है और X जो है वो 2- है, मतलब ये 3+ है, तो आउटर मोस्ट शेल में 3 रहा होगा, और ये 2- है तो आउटर मोस्ट शेल में 6 रहा होगा, क्योंकि इसने 2 एक्सेप्ट कर लिए। अब किसका पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो 3 और 6, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उसके हिसाब से आपको कुछ डेटा के हिसाब से बहुत कुछ पूछता है, ये नीट का एग्ज़ाम है, बवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये UVWX दिया हुआ है, ऑन द बेस ऑफ गिवन कंसिडर द फॉर्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड फाउंड बाय UVW एंड X। तो UVW एंड X, तो इसके अंदर मतलब कौन कौन सा ऑप्शन है, UV2 हो जाएगा भाई, इसके अंदर जो है ना ये, अब ये 6 और 2 8 और 2 10, तो 10 हो गया हमारा कौन सा 2 8, तो UV, तो ये 10 तो 6 4 10, सॉरी 12 हो गया, तो 6 4 10 और 2 12 किस में आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा आपका मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम मान लो आप, अब ये 6 4 10 12 और 1 13, ये एल्यूमिनियम मान लो आप, और ये 5 4 9 हो गया, तो ये फ्लोरीन मान लो आप, और ये 3 2 5 हो गया, तो ये हो गया आपका 5 बोरोन हो गया, ठीक है, बोरोन हो गया। अब कौन सा बैठेगा, UVW UW2, हाँ, तो MgF2 बन जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से कर लेंगे U3X2, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा, आपको बस वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। तो इसमें Mg की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो Mg की वैलेंसी 2+, Al की वैलेंसी Al3+, F की वैलेंसी F-, बोरोन की वैलेंसी B3-, तो उसके हिसाब से आप कर लो। अगर ये U है तो MgF2 हो जाएगा, ठीक है। U3X2, X कौन सा है ये, तो U3, हाँ U3X2 हो जाएगा, उधर 2 है, तो उसके हिसाब से आप ये कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कभी भी सिमिलर एटम के बीच में नहीं बनेगा, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, आयनिक बॉन्ड विल नॉट बी फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम, मतलब क्लोरीन आपस में आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो जो है हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग इंटरेक्शन, एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ABC, atomic number Z+1 Z+2, on the basis of given information ionic compound found by A and C मतलब ये जो है, ये A जो है उसका एटॉमिक नंबर Z है, और अब इसके बीच में जो है ना वो 2 का फ़र्क है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का फ़र्क है। तो कोई भी हम ले लें, जैसे हम ये मान लें कि A हम मान लेते हैं सोडियम, और B हम मान लेते हैं एल्यूमिनियम, क्योंकि वो 2 के बाद आएगा, तो सोडियम के ऊपर +1 एल्यूमिनियम, तो Na3L ऐसे बन जाएगा, ये सोडियम एल्यूमिनाइड ऐसे करके, तो Na3L ऐसे करके बनेगा, तो ये बन जाएगा M3X ऐसे बनेगा ये, लेकिन यहाँ M3X नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये नन ऑफ द फॉलोइंग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। विच द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म्स आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड। तो आयनिक और कोवेलेंट वो बनाते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में हेलोजेंस जो हैं वो आयनिक और कोवेलेंट दोनों बनाते हैं, ठीक है। हेलोजेंस जो है, मेटल जो है वो मेटलिक बॉन्ड बनाता है, और नॉन मेटल प्लस मेटल ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। अब ये जो आयनिक बॉन्ड है, कभी हेलोजन जो है वो आपस में लगेगा तो आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, और हेलोजन जो है वो मेटल से लगेगा तो आयनिक बॉन्ड बना देगा। तो हेलोजन जो है वो दोनों बॉन्ड बना सकता है। तो ग्रुप 17 जहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा, वो बनाएगा, ठीक है। तो मेटलिक बॉन्ड,
मेटलिक बॉन्ड ऑलवेज सिमिलर एटम के बीच में बनता है। मेटलिक बॉन्ड जो है, मेटलिक बॉन्ड स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है, इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोलते हैं। इसके हिसाब से बोलते हैं जैसे मेटल का ये कोई लैटिस है, मेटल का ये कोई लैटिस है। अब इसके अंदर मेटल के आयंस हैं, तो मेटल के आयन जो हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देता है और ये सी लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हटा के जो चीज़ बनेगी वो कर्नल कहलाएगी। अब इसमें पॉजिटिवली चार्ज कर्नल जो है वो इमर्स रहते हैं। अब ये होता है कि जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है माइग्रेट कर सकते हैं, और इसी वजह से कंडक्टिविटी होती है, थर्मल भी और इलेक्ट्रिसिटी भी, और इसी वजह से इनका जो है लस्टर भी आता है, क्योंकि जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर डी एक्साइट होते हैं, तो इससे लस्टरस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नाउ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल आर 1028,000 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर जो है ना दो फार्मूला है सक्सेसिव आयनाइजेशन है। मैंने आपको बताया पीरियड टेबल में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में जब भी एकदम से सडन इंक्रीज आता है आयनाइजेशन एनर्जी में, वहाँ से आपको कट ऑफ कर देना चाहिए। तो ये हमारी क्या है सक्सेसिव। अब मतलब इसको ये पहली आयनाइजेशन एनर्जी पीछे से, अब ये दूसरी और तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो 8000 हो गई, और चौथी जो है वो 80 हो गई। तो मतलब ये है द फार्मूला ऑफ इट सल्फाइड। अब सल्फाइड जो है वो S2- होता है सल्फाइड। अब इसमें देखो जो पीछे पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो 10, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो 20, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है 8000 हो गई, एकदम से बढ़ गई। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो सल्फाइड हो जाएगा ना Ms ही हो जाएगा। तो Ms ही इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे और सल्फाइड में भी। तो इसका जो आयन बनेगा M2+ बनेगा, और सल्फाइड के अंदर -2 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सल्फाइड बन जाएगा Ms। ठीक है ना, तो वहाँ से वो सिंपल सा हो जाएगा। तो जहाँ पर एकदम से सडन इंक्रीज आए एनर्जी के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी ने, वहाँ से कट ऑफ कर देना। अब वो भी आपको देखना है कि वो सक्सेसिव होती है, पीछे से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, सबसे न्यूक्लियस के पास है नहीं। तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी एक निकाल दिया, दूसरी निकाल दी पीछे से, अब तीसरी भी निकाला तो एकदम से इंक्रीज हो गया। तो यानी 2 जो है जब भी शेल बदलता है तो आयनाइजेशन एनर्जी एकदम से बदल जाती है। तो उसके हिसाब से ये हमारा आंसर हो जाएगा ना। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 19, देन इट इज ईजिली कंबाइंड विथ 19 जो है वो हमारा एटॉमिक नंबर है। तो 19 क्या है, 19 पोटेशियम है। पोटेशियम जो है वो मेटल है, और मेटल जो है वो नॉन मेटल से आसानी से लगेगा, और नॉन मेटल जो है वो सल्फर है। नाउ फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है। फेवरेबल कंडीशन क्या है कि जो मेटल जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, नॉन मेटल की लेटिस। अब ये जो है ये बॉन्ड हेबर्ट साइकिल से बताई जाती है, बॉन्ड हेबर्ट साइकिल से हम बताते हैं। तो बॉन्ड हेबर्ट साइकिल को आपको सिर्फ ऐसे ही बता देता हूँ। बॉन्ड हेबर्ट साइकिल में क्या होते हैं, वो हेस लॉ के ऊपर बेस्ड है कि आयनिक कंपाउंड एकदम से बने जब भी उतनी एनर्जी रिलीज होगी, और आयनिक कंपाउंड स्टेप में बने। सबसे पहले मेटल है, मेटल का जो है हम जो है सब्लिमेशन एनर्जी कर लेंगे, उसको सब्लाइम वेपर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर मेटल जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन जो है ये नॉन मेटल जो है वो क्लोरीन जैसे उसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कर देंगे, फिर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, तो वो करने के बाद वो एनायन बदल जाएगा, आप कैटायन एनायन आपस में लगेगा तो लैटिस एनर्जी बन जाएगा। ये सब करने के बाद अगर एनर्जी जो है रिलीज होती है देन बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। अगर एनर्जी रिलीज नहीं होती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो, एंड एनर्जी कहाँ कहाँ रिलीज हो रही है, एक तो लेटिस एनर्जी में एनर्जी रिलीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो लेटिस एनर्जी शुड बी हाई फॉर आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन, electron affinity, electron gain enthalpy for non-metal should be high, ionization energy of metal should be low, dissociation energy of non-metal should be low, and sublimation energy of metal should be low। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो तो कम होना चाहिए, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जब जाके नेट एनर्जी जो है रिलीज होगी, जब जाके जो है चीज़ स्टेबल होगी, या जो आयनिक कंपाउंड है वो बनेगा। ठीक है, तो मेटल शुड हैव लार्ज साइज एंड वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी। पहला तो हमारा यही है, बॉन्ड हेबर्ट साइकिल से है। बॉन्ड हेबर्ट साइकिल नहीं बता रहा अभी आपको, क्योंकि वो बनाने में टाइम लगेगा। नॉन मेटल एटम शुड हैव स्मॉल साइज एंड वेरी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, नॉन मेटल का साइज छोटा होना चाहिए, क्योंकि साइज छोटा होगा तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, अब लेटिस एनर्जी शुड बी वेरी हाई, लेटिस एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेटिस एनर्जी को आप ध्यान से करिए। फिर लेटिस एनर्जी क्या है, ये इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको लेटिस एनर्जी 2-3 बार बता चुका हूँ। तो लटाइस एनर्जी क्या है, तो लटाइस एनर्जी जो है वो क्या है, तो रिलीज एनर्जी। अब ये दोनों तरीके से दोनों एक्सपेक्ट से कर सकता है। एनर्जी रिलीज भी है, एनर्जी रिलीज कब होगी, जब आयनिक कंपाउंड बनेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी, जब आयनिक कंपाउंड जो है वो टूटेगा। तो ये ऐसा ही है कि आपके पास 1 लीटर पानी है, अगर आपको उसको वेपराइज करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब वो कंडेंस होगा तो एनर्जी रिलीज कर देगा, लेकिन एनर्जी उतनी ही निकलेगी।
ठीक है ना। 1 किलो पानी के लिए अगर 10 किलो एनर्जी आपको चाहिए वेपोराइज करने में, तो वो 1 किलो जो वेपर है उसको कंडेंस करके 1 किलो पानी बनाने में 10 किलो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, बस वो वाइस वर्सा है। तो लेटिस एनर्जी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस at infinite distance, or lattice energy can also be explained as the amount of energy absorbed when 1 mole of ionic compound dissociated completely into its ions at infinite distance। तो वो दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या है, लैटिस एनर्जी, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, ये हो गया। अब जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी हाई होगी उतना आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा और उतना ही वो स्ट्रांग होगा, उतना ही सॉलिड होगा, उतना ही उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये हमारा, ठीक है। तो ये 1 मोल आयनिक, ये क्रिस्टल लैटिस दिखता है। वैसे तो 3 डायमेंशन होता है ये, लेकिन आपको 2 डायमेंशन ही दिखा दें क्योंकि आप तो फ्री में पढ़ना है, 3 डायमेंशन हम क्यों बना, ठीक है। ये डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस, हाँ सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लिया करो भैया, एनर्जी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। डिटर्मिनेशन, नाउ लैटिस एनर्जी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग, बॉर्न हेबर्ट साइकिल। बॉर्न लैंड है ये, कुछ और मत पढ़ लेना, ये बॉन्ड लैंड है, ठीक है। हाँ प्रोनाउंस सही से करना, नहीं तो लोग हंसेंगे, ठीक है। बॉन्ड हेबर्ट साइकिल, नाउ लैटिस एनर्जी इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली बाय द साइक्लिक प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज बॉन्ड हेबर्ट साइकिल। तो बॉन्ड हेबर को निकालने के लिए बॉन्ड हेबर्ट साइकिल है, दैट इज हेस लॉ, हेस लॉ से निकलती है, हेस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से ये निकलती है। तो बॉन्ड हेबर्ट साइकिल के हिसाब से ये है कि अभी इसमें जो है वो 7-8 प्रोसेस होते हैं, अगर 7 आपको पता है तो एक आप निकाल लोगे, कोई भी एक मिसिंग है, 8 प्रोसेस में से कोई भी 7 आपको पता है, टोटल एनर्जी आपको पता है तो आप निकाल लोगे। तो उस हिसाब से बॉन्ड हेबर्ट साइकिल कई पैरामीटर निकालने के काम में आ सकती है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन हेस लॉ। नाउ ये हो गया, ठीक है। तो बॉन्ड हेबर्ट साइकिल इज हेल्ड इन फॉलोइंग 3 स्टेप, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड मेटल गैसियस मॉलिक्यूल इनटू गैसियस, ठीक है। तो पहले तो वो सब्लिमेशन होगा, मेटल जो है वो सबलाइम होगा, तो उसके हिसाब से फिर कन्वर्जन ऑफ गैसियस एटम इनटू गैसियस आयन, तो मेटल में से आयन इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो आयनेशन एनर्जी, फिर ये कन्वर्जन ऑफ गैसियस आयन इनटू क्रिस्टल लैटिस, फिर वो एनायन के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जैसा ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है, पहले ही बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल है, मेटल जो है वो सबलाइम होगा, गैस में बदल जाएगा, गैस के बाद ये आयनाइज होगा, अब ये एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है। अब इधर जो है वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल को डिसोसिएट कर दिया तो डिसोसिएशन एनर्जी इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, जिसने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो इसके अंदर डाल दिया तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकली और ये Cl- बन गया। अब Cl+ और ये जो है ये आपस में लगेगा और Na+ बना देगा, तो ये लैटिस एनर्जी है, ठीक है ना। अब वही चीज़ है कि ये दोनों एक ही स्टेप में करो या मल्टी स्टेप में करो तो एनर्जी कंजर्वेशन सेम होगा। तो लेकिन यहाँ पर स्टेप कितने हैं, सब्लिमेशन है, फिर आयनाइजेशन है, फिर डिसोसिएशन है, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और फिर ये लैटिस एनर्जी है। तो 1 2 3 4 5 प्रोसेस हैं। तो 5 प्रोसेस में कोई भी अगर आपको, फिर ये फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ पता है, अगर 5 में से 4 भी पता है तो 5वां आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड हेबर्ट साइकिल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन प्लस डिसोसिएशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी, इन सब का जो फॉर्मेशन, इन सब का जो सम है वो डिसाइड करेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में। अगर इन सब का सम नेगेटिव है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव आएगी और बॉन्ड जो है बनेगा, आयनिक बॉन्ड जो है बनेगा। और इन सब का सम जो है वो पॉजिटिव है तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड हेबर्ट साइकिल ये आ गया हमारा, ठीक है। नाउ ठीक है, बॉन्ड ये तो रहने दो, बॉन्ड लैंड इक्वेशन नहीं करना है आपको, आपके कोर्स में नहीं है, ये तो जेई के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करता है। सो लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना लैटिस एनर्जी होगी, और साइज, जितना साइज छोटा होगा उतना लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। सो लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज। तो लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज, ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज। सो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जैसे ये है Na2O। अब यहाँ पर जो कैटायन है वो सेम है, प्लस, और ये O-2, अब ये भी कैटायन है Na+ और ये S-2।
अब सल्फर का साइज बड़ा होता है, जैसे हम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो सल्फर का साइज बड़ा है तो उसकी लेटिस एनर्जी कम है और इसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है ना, ये है। तो अब जैसे यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हाई लेटिस एनर्जी, तो AlN। अब यहाँ पर जो है Al, इधर देखो चार्ज, इधर तो चार्ज के टाइम पे 2 है, उधर के टाइम पे इधर चार्ज के टाइम पे 3 है, उधर के टाइम पे 2 है, उधर 1 है। तो पहले 3 का कर ले, तो इधर N3 माइनस इधर O। अब N का साइज छोटा होता है और इसका साइज बड़ा है, तो इन दोनों में AlN और Al2 में AlN की ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा है। फिर NgO, क्योंकि उस पर चार्ज +2 है, और फिर Na2O, तो ऑर्डर ऑफ लटाइस एनर्जी, तो ऑर्डर ऑफ लटाइस एनर्जी आ गया ये, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ लटाइस एनर्जी ये आ गया हमारा, हाँ, ठीक है। तो लटाइस एनर्जी जो है ये इंपॉर्टेंट है, लटाइस एनर्जी इंपॉर्टेंट है। लटाइस एनर्जी में आपको क्या देखना है, लटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज अगर बढ़ेगा तो लटाइस एनर्जी कम हो जाएगी, और चार्ज अगर बढ़ेगा तो लटाइस एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, ये है। विच इज द फॉलोइंग एनी कंपाउंड हैव मिनिमम लटाइस एनर्जी, तो इधर 2 कैटायन का चार्ज, फिर इधर एनायन, फिर देखो +1, साइज जो है बड़ा है, इधर ऑक्साइड होगा, लेकिन इधर सीजियम का साइज जो है काफ़ी बड़ा है, तो इसका लटाइस एनर्जी जो है वो सबसे कम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर वैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो कैल्शियम का साइज, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैटायन और एनायन दोनों का साइज छोटा है, इधर कैल्शियम सल्फाइड है तो एनायन का साइज बड़ा होगा, इधर पोटेशियम ऑक्साइड है, अब पोटेशियम का चार्ज जो है वो कम होता है, इसलिए लटाइस। अब ये सीजियम है, सीजियम का चार्ज बराबर है पोटेशियम से, लेकिन साइज बड़ा है, तो इस हिसाब से आप साइज और चार्ज के हिसाब से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। मिनिमम अट्रैक्शन बिटवीन आयंस फाउंड इन, तो लटाइस एनर्जी अगर ज़्यादा है तो अट्रैक्शन फिर ज़्यादा होगा, और लटाइस एनर्जी अगर कम है तो अट्रैक्शन भी कम होगा। तो उसमें बस ये देखना है लटाइस एनर्जी सबसे कम किसकी आएगी। तो इधर देखो बेरिलियम, सब ऑक्साइड है, अब सबका जो है +2 है, लेकिन इधर बेरियम है, तो बेरियम का साइज बड़ा है, तो इसका लटाइस एनर्जी कम हो जाएगा, लटाइस एनर्जी कम हो जाएगा तो इसका जो है अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस जो है ये भी कम हो जाएंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो उसके हिसाब से हमारा ये आ गया बेरियम, इसका साइज जो है सबसे छोटा है, अब इससे बड़ा साइज इसका है, इससे बड़ा साइज इसका है, बेमक्का सरबरा, अब इसका साइज सबसे बड़ा है तो इसका लटाइस एनर्जी कम है। लटाइस एनर्जी डायरेक्टली इंटर आयनिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो लटाइस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज यू, देन लटाइस एनर्जी ऑफ Al2O3, ठीक है। तो वो रेशियो है, मतलब लटाइस एनर्जी, अब इधर देखो क्या है कि ये चार्ज के बेस पे ही करेंगे, क्योंकि साइज के बेस पे तो आप कर नहीं सकते। तो मैग्नीशियम का +2 है और इसका +3 है, तो इसका जो हो गया Al2O3 का जो है वो लटाइस एनर्जी ऑफ MgS इज U, तो Al2 का 3/2 होगा, ठीक है ना। वैसे आप कर लेना, थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, चार्ज के बेस पे वो कर रखा है, ठीक है। तो अब इससे 6 गुना तो होगा नहीं, क्योंकि वो 2 है और ये 3 है, 4 गुना भी नहीं होगा, या तो 2/3 या 3/2 होगा, क्योंकि उनके चार्ज में रेशो ये है, तो ये इसका 3 बड़ा होगा, इस पर चार्ज ज़्यादा है, और एल्यूमिनियम का साइज भी थोड़ा छोटा होता है मैग्नीशियम में, तो उसका बड़ा हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ लटाइस एनर्जी, तो एप्लीकेशन ऑफ लटाइस एनर्जी क्या है, लटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, अगर लटाइस एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, और लटाइस एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो लटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, लटाइस एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब ये है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी फिर आयनिक कंपाउंड का ज़्यादा होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक इंटर आयनिक इंटरेक्शन, लटाइस एनर्जी अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इंक्रीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, तो लटाइस एनर्जी अगर बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द लटाइस एनर्जी, अगर लटाइस एनर्जी कम है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और लटाइस एनर्जी ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी फिर कम होगी। तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लटाइस एनर्जी, लेकिन इसमें हाइड्रेशन एनर्जी भी होता है। तो अभी तक के लिए लटाइस एनर्जी, और फिर बाकी जो है आगे जो है कुछ लगभग 3 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है, उसके बाद ही हम जो है PYQs करेंगे।